मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने मौलिक अधिकार के विषय में उसके विषय में चर्चा किया था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं और जो मौलिक अधिकार हैं उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस भाग में है, उनकी विशेषताएं क्या हैं इत्यादि की चर्चा कल हमने कर लिया था। आज हम वहाँ से आगे चलते हैं जो मौलिक अधिकार के आगे के अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार एक बार पुनः कल की चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है 12 से 35 तक में। अनुच्छेद है 12 से 35 तक में। और ये जो मूल अधिकार है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। कल हमने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार 6 हैं वर्तमान में, वे कौन कौन से हैं। पहला है हमारा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और लास्ट है हमारा छठा और अंतिम मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आज उन्हीं को हम एक एक मौलिक अधिकारों को करके पढ़ते हैं कि किस मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं और उनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आज हम पहला शुरू करते हैं जिसको हम बोलते हैं समता का अधिकार। पहला हमारा अधिकार है समता का अधिकार। और ये जो समता का अधिकार है ये है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? समता के मौलिक अधिकार का या समता या समानता के अधिकार का उल्लेख है। और इसमें कुल अनुच्छेदों को हमको पढ़ना है 5, 14 से लेकर 18 तक में। चलिए बच्चों, देखते हैं हम एक एक अनुच्छेद के बारे में। जैसे हमारा पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। एक बार पुनः इसको समझिएगा। इसमें कहा क्या गया है, कहने का मतलब क्या है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ये है कि चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे गैर भारतीय नागरिक हो, सभी लोगों को अनुच्छेद 14 में दिए गए अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कल हमने बताया था कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 23,
में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 14 में दिया गया मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त है। यहाँ पर इसमें कहा क्या गया है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता से आशय ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान होंगे तथा सभी व्यक्ति कानून का एक समान रूप से पालन करेंगे। सभी व्यक्ति कानून का एक समान रूप से पालन करेंगे। इसको कहा जाता है विधियों के समान संरक्षण। मतलब विधियों का संरक्षण करने का सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे व्यक्ति वह छोटे से छोटे तबके का हो, चाहे वह व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर क्यों ना हो। समझ में आई चीज़ें। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में है विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, और इस अधिकार से भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। जो हमारा अनुच्छेद 15 है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही विस्तृत है। अगर आपसे केवल एक शब्द में पूछा जाए कि अनुच्छेद 15 में है क्या, अनुच्छेद 15 में है क्या, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख है, सामाजिक समानता का उल्लेख है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 15 को पढ़ते हैं और डिटेल में, तो इसमें हमको बहुत ही व्यापक स्तर पर पढ़ना होता है। अनुच्छेद 15 में कुल 4 भाग हैं। जैसे आगे हम एक एक करके बताते हैं, आप पहला देखिएगा और समझिएगा। जो हमारा अनुच्छेद 15 का पहला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं 15(1) या 15 का, में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को, भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक से, किसी भी नागरिक से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से प्रतिबंधित नहीं करेगा, प्रतिबंधित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों से भारत राज्य की कोई भी सरकार या स्वयं भारत सरकार किसी भी व्यक्ति से
जो भी आधार दिए गए हैं, जैसे या तो धर्म का आधार हो, या तो मूल वंश हो, या तो जाति हो, लिंग हो, भाषा हो, इत्यादि में से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थान पर आने जाने से रोका नहीं जाएगा। जो हमारा अनुच्छेद 15(2) है, 15(2) में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में एक नागरिक दूसरे नागरिक से, एक नागरिक दूसरे नागरिक से, एक नागरिक दूसरे नागरिक से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, या इनमें से किसी भी आधार पर इत्यादि आधारों पर किसी भी स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोकेगा, जाने से नहीं रोकेगा। मतलब सीधा सा है कि अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा, और अनुच्छेद 15(2) में है कि एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। और नहीं करने का आधार क्या है? या तो धर्म हो, या तो भाषा हो, या तो लिंग हो, या तो जाति हो, या निवास स्थान हो, मूल स्थान हो, जन्म स्थान हो। इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी आने जाने से कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। चाहे वे होटल हों, चाहे सार्वजनिक कोई स्थल हो, चाहे तालाब हो, कुआं हो, रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी हो, अगर कोई सार्वजनिक स्थल है तो किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी आने जाने से कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। और जो हमारा अनुच्छेद अगला है 15(3), 15(3) में कहा गया है, 15(3) में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है, राज्य महिलाओं और बच्चों, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष छूट प्रदान करेगा, विशेष छूट प्रदान करेगा। मतलब हमारा जो राज्य है यह महिलाओं और बच्चों के लिए कोई कानून बनाएगा जिससे उनको विशेष सहायता प्राप्त होती हो, उनका कोई शोषण ना कर पाता हो। मतलब अगर कोई शोषण वगैरह करता हो, उनको कोई प्रॉब्लम होती हो महिलाओं बच्चों को, उनकी सहायता के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हमारा राज्य क्या करेगा? उनको कानून बनाकर उनको सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रयास करेगा। और ये प्रावधान किया गया है हमारा अनुच्छेद 15(3) में। और लास्ट है इसमें हमारा अनुच्छेद 15(4), और अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बनाएगा, विशेष कानून बनाएगा। और इसी आधार पर पिछड़े वर्गों का मतलब यहाँ पर है
जो हमारा ओबीसी है, जो हमारा एससी है, जो हमारा एसटी है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के लिए राज्य क्या करेगा, विशेष कानून बनाएगा। और विशेष कानून का आशय यहाँ पर यह है कि इन लोगों को जो आरक्षण प्रदान किया गया है वह आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 15(4) के अनुसार ओबीसी, अनुच्छेद 15(4) के अनुसार ओबीसी, एससी और एसटी को क्या प्रदान किया गया है, इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। और इसी को कहा जाता है विशेष कानून बनाना, आरक्षण प्रदान किया गया है। चीज़ें समझ में आई होंगी। अनुच्छेद 15 में अगर केवल एक लाइन में पूछा जाए कि अनुच्छेद 15 में क्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता का उल्लेख। मतलब भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं वे सभी समाज में एक समान हैं, उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चीज़ें समझ में आई होंगी। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, या तो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 16 में। जिस तरीके से अनुच्छेद 15 में 4 भाग हैं, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख है, तो उसी तरीके से अनुच्छेद 16 में भी उल्लेख है। लेकिन अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है। और अवसर की समानता के उल्लेख का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों को भारत में व्यक्तियों नहीं, यहाँ पर नागरिकों का प्रयोग होगा, कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को एक समान रूप से सभी अवसर प्राप्त होते हैं, या सभी अवसर प्राप्त करने के वे हकदार हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अगर हम एक शब्द में पूछें या एक लाइन में पूछें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। अवसर की समानता का उल्लेख है अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 15 में किसका उल्लेख था, अनुच्छेद 15 में उल्लेख था सामाजिक समानता का। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 16 में जो 4 भाग दिए गए हैं उन 4 भागों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद जो 16(1) है, 16(1) में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक जो नियुक्ति और नियोजन पाने का हकदार है। भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं नियोजन पाने का अधिकार है उसके पास। भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं नियोजन पाने का अधिकार है। और सरकार इससे वंचित नहीं करेगी। और सरकार
इससे या इस अधिकार से, सरकार इस अधिकार से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करेगी। किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करेगी। ये उल्लेख है हमारे अनुच्छेद 16(1) में। 16(1) में क्या प्रावधान किया गया है? 16(1) में यही कहा गया है कि चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, सभी नागरिक भारत राज्य क्षेत्र में अगर वे योग्य हैं किसी पद के लिए, तो सरकारी क्षेत्र में किसी भी पद पर नियुक्ति और नियोजन पाने के अधिकारी होंगे। वे उनको अवसर की समानता प्राप्त है। सरकार इस अवसर की समानता से उनको वंचित नहीं करेगी। दूसरा जो प्रावधान है हमारा अनुच्छेद 16(2). 16(2) में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक से, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर या मूल स्थान के आधार पर नियुक्ति एवं नियोजन देने से कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोई भेदभाव नहीं करेगी। मतलब भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिक को पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी सर्विस करने का अधिकार है, नियुक्ति पाने का अधिकार है, बशर्ते जो पद है उस पद से संबंधित जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को आप पूरा करते हों। अगर आप उन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो सरकार इन प्रावधानों में से किसी भी आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगी और आपको नियुक्ति पाने का अधिकार होगा। यहीं पर इसका एक अपवाद दिया गया है अनुच्छेद 16(3). और 16(3) में कहा गया है कि कुछ पद ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं जिन पर नियुक्ति या नियोजन पाने का अधिकार संबंधित राज्य के मूल निवासियों को प्राप्त है। मूल निवासियों को प्राप्त है। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए आप अपने ऊपर इसको लागू करिए, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। जैसे
आप देखते होंगे जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ ऐसे राज्य हैं, वहाँ के कुछ ऐसे पद हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो लेखपाल बोलते हैं, इसी चीज़ को मध्य प्रदेश राजस्थान में पटवारी बोलते हैं। तो इनको पटवारी के पद पर नियुक्ति या नियोजन पाने का अधिकार केवल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त है, ना कि भारत के किसी अन्य राज्य के किसी स्टूडेंट को या किसी निवासी को। तो यहाँ पर यही प्रावधान किया गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कानून बनाया है कि उनके राज्य के कुछ पद ऐसे होंगे जिन पर नियुक्ति या नियोजन पाने का अधिकार केवल उसी राज्य के मूल निवासियों को होगी। भारत के सभी राज्यों के सभी नागरिकों को उस पर नियुक्ति या नियोजन पाने का अधिकार नहीं होगा। केवल और केवल किसको प्राप्त होगा? केवल और केवल मूल निवासियों को। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 16(3) और लास्ट है हमारा 16(4). और 16(4) में प्रावधान किया गया है कि जिन वर्गों का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, तो उन वर्गों को विशेष छूट, और यहाँ पर विशेष छूट से आशय क्या है? विशेष छूट से आशय है आरक्षण। विशेष छूट प्रदान किया जाएगा, विशेष छूट प्रदान किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, ये आरक्षण केवल नियुक्ति में प्रदान किया जाता है, प्रमोशन में या प्रोन्नति में, पदोन्नति में नहीं। आप अगर देखेंगे भारत राज्य क्षेत्र में, तो जैसे जो एसटी वर्ग के लोग हैं या जो एससी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का सरकारी सेवाओं में, सरकारी क्षेत्रों में उनकी संख्या कम है, उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनके वर्ग के लोगों को नौकरी करने के लोगों की संख्या कम है। तो उस आधार पर यहाँ पर वही प्रावधान किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में अगर कोई ऐसा वर्ग है जिन वर्गों का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो उन लोगों को विशेष छूट प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर विशेष छूट से आशय ये है कि उनको क्या प्रदान किया जाएगा? उनको प्रदान किया जाएगा आरक्षण। यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिएगा, ये जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, आरक्षण प्रदान करने का आधार क्या होता है? आरक्षण जो प्रदान किया जाता है, आरक्षण देने का आधार या आरक्षण प्रदान करने का जो आधार होता है, वो आधार कौन सा है? आधार 2 है। एक है सामाजिक पिछड़ापन, एक है सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लोगों को क्या प्रदान किया जाता है? लोगों को प्रदान किया जाता है आरक्षण। आने समझ में आई होगी। आप वीडियो को रोककर आराम से चीज़ों को समझते हुए लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो बनते हैं। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ चर्चा में थी, जिसको हम बोलते हैं 10% आरक्षण जो प्रदान किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? EWS। ये जो EWS है,
10% जो आरक्षण प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर ये जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, आरक्षण प्रदान 2 अनुच्छेदों के आधार पर किया जाता है। एक तो हमारा होता है 15(4) और दूसरा हमारा होता है 16(4). अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के आधार पर किसी को हम क्या प्रदान करते हैं, आरक्षण प्रदान करते हैं, और ताकि इन लोगों को हम आसानी से सरकारी सेवाओं में या उनके सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को और आगे बढ़ा सकें, उनका विकास कर सकें। 2 अनुच्छेद इस भाग में हमारे और बचे हुए हैं, उन दोनों को भी देख लेते हैं। चीज़ें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके या स्पीड स्लो करके, जैसे भी आपको समझ में आए आप आराम से नोट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला हमारा आता है इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चनों से, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में उल्लेख किसका है? अनुच्छेद 17 में उल्लेख है अस्पृश्यता के अंत का। अस्पृश्यता से आशय है छुआछूत, और अनुच्छेद 17 में ही प्रावधान किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में अस्पृश्यता को या छुआछूत को प्रतिबंधित किया जाएगा। और उसके लिए वर्ष 1956 में एक कानून भी बना था, जिसको हम बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम। लेकिन आगे चलकर इसी कानून का नाम बदलकर कर दिया जाता है नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम। चलिए इसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, या इसी को कह सकते हैं अस्पृश्यता का समापन। अस्पृश्यता को समापन करने का प्रावधान किया गया है। समापन, उन्मूलन करने का प्रावधान किया गया है, करने का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। और ये जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। और इसको समाप्त करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए वर्ष 1956 में एक कानून बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम। लेकिन आगे चलकर इसी कानून का नाम बदलकर कर दिया गया, इसी कानून का नाम बदलकर कर दिया गया नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम। इसी कानून का नाम बदलकर कर दिया गया नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम। और वर्तमान में इस कानून को इसी नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का समापन या अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक, इसमें समता के अधिकार में हमारा अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 में किसको समापन करने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में समाप्त करने का बात किया गया है उपाधियों को। उपाधियों के
अंत का प्रावधान किया गया है या उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है, या कह सकते हैं कि जो हमारी उपाधियां हैं, उपाधियों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। ये जो उपाधियां होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उपाधियां होती हैं, उपाधियां होती कितने प्रकार के हैं, तो उपाधियां आप सामान्यतः देखेंगे तो ये जो उपाधि होती है, ये उपाधि होती है दो प्रकार के। ये जो उपाधि होती है, ये होती है दो प्रकार के। एक होती है जन्म आधारित उपाधि, जन्म आधारित उपाधि, और दूसरी उपाधि होती है हमारी कर्म आधारित उपाधि। जन्म आधारित उपाधि और कर्म आधारित उपाधि। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन कुछ सम्मान या कुछ उपाधियां होती हैं जो प्रदान की जाती हैं, तो उन्हीं को हम आगे इसमें समझते हैं कि कौन कौन सी दी जाती हैं। जो जन्म आधारित उपाधियां हैं, इनका सीधा सा मतलब है कि जो जन्म आधारित उपाधियां हैं, ये जन्म से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अब जैसे इसमें देखा जाए, कोई राजा है, तो इस राजा का जो पुत्र होगा, इस राजा का जो पुत्र होगा, या भी आगे चलकर क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। तो राजा का पुत्र राजा होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजा के पुत्र को जन्म से ही कौन सी उपाधि मिल गई? जन्म से ही उपाधि मिल गई राजा की। इसको कोई कर्म नहीं करना पड़ा। राजा के घर में पैदा होने का मतलब उसका पुत्र अगला राजा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपाधियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जन्म आधारित, अब दूसरी हम देखते हैं कर्म आधारित उपाधियाँ। ये जो कर्म आधारित उपाधियाँ हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कर्म करके कोई सम्मान प्राप्त करता है, कोई पुरस्कार प्राप्त करता है, कोई उपाधि प्राप्त करता है, तो उसे कहा जाता है कर्म आधारित उपाधियाँ। और वर्तमान में कौन सी उपाधियाँ दी जाती हैं? वर्तमान में कर्म आधारित उपाधियाँ दी जाती हैं। वर्तमान में कर्म आधारित उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। कर्म आधारित उपाधियाँ, कर्म आधारित उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, प्रदान की जाते हैं। और इनमें भी वर्तमान में कौन सी उपाधि दी जाती है? वर्तमान में जो उपाधि दी जाती है, ये उपाधि दो है। एक है शिक्षा के क्षेत्र में, एक है शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरी है सेना के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो उपाधियाँ दी जाती हैं, जो भी पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, ये सभी किस क्षेत्र से संबंधित दिए जाते हैं? और ये दिए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित और सेना के क्षेत्र से संबंधित जो भी उपाधियाँ हैं। जैसे आप सेना के क्षेत्र से देखेंगे तो परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, बहुत सारे होते हैं। और आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो जैसे पद्म पुरस्कार हो गए, खेलों से संबंधित पुरस्कार हो गए, तो ये सभी पुरस्कार वर्तमान में प्रदान किए जाते हैं। और आज के समय में अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुरस्कार वगैरह प्रदान किए जाते हैं, जो उपाधियाँ दी जाती हैं, वे किस क्षेत्र में दी जाती हैं, तो आप हमेशा याद रखना केवल दो क्षेत्र में दी जाती हैं। एक है शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी है सेना के क्षेत्र में।